अटल बिहारी वाजपेयी ने सियासत में 40 वर्षों का लंबा वक्त गुजारा। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अपने भाषणों से उन्होंने देश को नई सोच दी, नई सियासत दी। धीरे धीरे रुक रुक कर अपनी बात को मजबूती से रखने का अंदाज अटल जी के भाषणों की पहचान रही। उनके ऐसे ही कुछ चुनिंदा भाषण ऐसे रहे जिन्हें लोग नहीं भूल सकते। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और 2 दिन बाद बदल गए। सदर रियासत, वजीर आजम, अरे वारे वजीर आजम। उन्होंने कहा अडवाणी जी कहते हैं आप बनेंगे और आप कहते हैं अडवाणी जी बनेंगे, ये चक्कर क्या है? हमने कहा ये आपकी समझ में नहीं आएगा। कल हमारे प्रिय रंजन दास मुंशी मजाक बना रहे थे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सबसे पहले बात तब की जब पहली बार अटल जी का नाम बीजेपी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर सामने आया। 1995 में मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने यहां 1996 के चुनाव के लिए अटल जी का नाम पार्टी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पर सामने रखा। इस मौके पर कश्मीर के बहाने अटल जी ने साफ किया कि देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत क्यों है। भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अरे देशवासी देख चुके हैं 79 में सरकार क्यों टूटी। देशवासी तुलना कीजिए, जिनमें प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता दल टूट गया, प्रधानमंत्री बनने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा टूट गया। लोग पूछते थे कि कौन बनेगा, तो मैं कहता था अडवाणी जी बनेंगे। उन्होंने कहा अडवाणी जी कहते हैं आप बनेंगे और आप कहते हैं अडवाणी जी बनेंगे, ये चक्कर क्या है? हमने कहा ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं। मित्रों, देश आज संकट में, भारत की अस्मिता दांव पर लगी है। भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश हो रही है। कश्मीर को हमसे अलग कर लिया जाए, इसकी साजिश हो रही है। धन्यवाद देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जिसने फिलहाल चुनाव टाल दिए। मगर सरकार चुनाव कराने पर तुली हुई थी। और प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि हम कोई वादा नहीं करेंगे, चुनाव के बाद जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। और 2 दिन बाद बदल गए। सदर रियासत, वजीर आजम, अरे वारे वजीर आजम। मैंने चौहान साहब को कहा, मैंने कहा मैं उस दृश्य को देख रहा हूं, मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और दरवाजे पर खटखटाहट हुई, बाद अब्बा मुलायजा होशियार, वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा तो प्रधानमंत्री तब बैठा रहेगा या खड़ा हो जाएगा? 1996 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। राष्ट्रपति ने अटल जी को देश के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई, लेकिन ये सरकार कुछ ही दिन चल पाई। अटल जी संसद में बहुमत नहीं साबित कर सके, लेकिन त्याग पत्र देने से पहले उन्होंने अपने भाषण से साबित कर दिया कि उनका वक्त आ गया है। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं,
कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण रेंज में भूमिगत परमाणु विस्फोट कर भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। इस परीक्षण के बाद चारों तरफ अटल सरकार की प्रशंसा हो रही थी। विरोध की एक दो चुनिंदा आवाजें उठी तो अटल जी ने संसद में दिए भाषण से ऐसे लोगों को सीधा जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी। आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। इसी भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने और आडवाणी जी के बीच मतभेद के कयासों पर भी खुलकर अपना विचार रखा। खुद को मुखौटा कहे जाने पर विपक्ष को सीधा जवाब भी दिया। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को, और खासकर मुलायम सिंह जी को, जो कभी कभी बड़े कठोर बन जाते हैं, ये बात कहां से आती है कि मेरे और आडवाणी जी के बीच में मतभेद हैं। कोई इसका अर्थ नहीं है। भाई शरद पवार नहीं है, आपको मुखौटा कहा गया, इसलिए मुझे अफसोस है। मुखौटे की चिंता मत करिए, मुखौटा उतार कर फेंका जा सकता है। अगर ये
मुखौटा उतर जाएगा, हम आपके साथ होंगे। बहुत अच्छा, फिर आने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन आरएसएस का मुखौटा उतार देंगे, हमें कोई विरोध नहीं। अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और श्री शिवशंकर जी में तो समझ में आ सकती है मतभेद की बात, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आडवाणी जी का और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोकसभा में चुनकर आया, तब से आडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मुझे सहयोग दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग अलग सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। नहीं, क्या आप सब एक राय के हैं? मुलायम सिंह जी के आप में और बैनी प्रसाद जी में राय अलग अलग नहीं होती किसी मामले को लेकर, मुझे मालूम है। कभी नहीं और कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं, फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें तो सेवा करने का मौका मिला था, हमने 13 महीने में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं। अटल जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कामयाबी के साथ देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। नए भारत की धमक अमेरिका तक सुनाई दी। अटल जी ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दिया और वहां पर आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान की घेराबंदी में कसर नहीं छोड़ी। Mr. Speaker, ladies and gentlemen, there are forces outside our country that believe that they can use terror to unravel the territorial integrity of India. They wish to show that a multi-religious society cannot exist. They pursue a task in which they are doomed to fail. No country has faced as ferocious an attack of terrorist violence as India as over the last 2 decades. 21,000 were killed by foreign-sponsored terrorists in Punjab alone. 16,000 have been killed in Jammu and Kashmir. As many of you here in the Congress have recent hearings recognized its stark fact, no region is a greater source of terrorism than our neighborhood. Indeed, in our neighborhood in the 21st century, religious war has not just been fashioned into, it has been proclaimed to be an instrument of state policy. Distance offers no insulation. It should not cause complacence. You know, and I know, such evil cannot succeed. But even in failing, it could inflict untold suffering. That is why the United States and India have begun to deepen their cooperation for combating terrorism. द्विपक्षीय रिश्तों में पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा है। करगिल में पाकिस्तान ने सीधे अटल जी के पीठ पर छुरा घोंपा। फिर भी जुलाई 2001 में अटल जी ने धोखा देने वाले पाकिस्तान के सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को आगरा शिखर सम्मेलन में बुलाया।
इस सम्मेलन पर जब अटल जी ने संसद में भाषण दिया तब इशारों इशारों में पाकिस्तान से लेकर देश के बंटवारे तक पर अपनी सोच साफ कर दी। शिखर वार्ता के दौरान एक छोटी सी घटना हुई, मैं नहीं जानता मुझे उसका उल्लेख करना चाहिए या नहीं। वहां काम करने वाली एक महिला ने कहा, कैन वी ट्रस्ट दिस मैन? जनरल मुशर्रफ ने इस बात का बहुत बुरा माना, सचमुच में एक छोटा सा मुद्दा बना दिया विवाद का, और कहा कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो मुझे बुलाया क्यों? लेकिन ये स्वाभाविक उद्गार था कि क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? कहना नहीं चाहिए था, उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए था। भावनाएं कितनी गहरी हैं ये उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उनको बात बुरी लगी। मुझे भी एक बात बुरी लगी। जब दिल्ली से लौटने के बाद जनरल मुशर्रफ ने प्रेस सम्मेलन किया और उस प्रेस सम्मेलन में जो टेलीवाइज किया गया था, मैं देख रहा था, उसमें एक पत्रकार ने, या कोई पत्रकारी होना चाहिए उस सभा में, उन्होंने जनरल मुशर्रफ से पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी बार बार आपको धोखा देता है, तो फिर आप उससे बात क्यों करते हैं? एक ही रास्ता है लड़ाई। जैसे हमने यहां अपनी महिला को समझाया कि शिष्टाचार के अंतर्गत ये नहीं आता है, हमने मेहमान बुलाए हैं, अतिथि देवो भव, अब जैसा भी अतिथि हो, अतिथि भी अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। मैं उसके लिए भी दूसरे को दोष नहीं देता, हमारी करनी धरनी है। लेकिन अविश्वास है। मैं नहीं जानता मुशर्रफ साहब ने उस पत्रकार को समझाया या नहीं। उन्होंने उस समय जो बात कही वो तो समझाने वाली बात थी कि भाई ऐसा मत कहो, और शायद उन्होंने कहा कि नहीं, वाजपेयी भले आदमी हैं। पता नहीं मैं कितना भला हूं, कब भला होता हूं, कब बुरा हो जाता हूं। मैं अविश्वास की बात कर रहा था। कश्मीर की जनता अपनी इच्छा से भारत के साथ मिली है, संविधान के अनुसार मिली है, ये बंधन अटूट है। मुशर्रफ साहब ने एक हिंदी का शब्द जरूर सीख लिया, अटूट। अटूट बंधन है, आप कहते हैं अटूट बंधन है। हमने कहा आप इसको समझ नहीं सकते, आपके लिए हथियारों का खेल है, आपके लिए ये मजहब का तकाजा है। लेकिन हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। अब मजहब के आधार पर हम दूसरी बार हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने उन्हें घेरने में कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान 2003 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जो गिर गया। इस मौके पर अटल जी ने देश को जो संदेश दिया, वो आज भी याद किया जाता है। देश पर कोई भयंकर संकट आएगा तो बिना सबकी एकता के बात नहीं बनेगी। और मुझे वो दिन याद है जब पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ संघर्ष हो गया था, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड निकली, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद थे, लेकिन देश पर खतरा है, मिलकर चलो। और कल हमारे प्रिय रंजन दास मुंशी मजाक बना रहे थे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। लेके किया
कि उसको अनुभव क्या होता है, कैसे कदम मिलेगा नरेंद्र मोदी के साथ, आपको इसके लिए रखा है। मेरे समझने में गलती हुई। नहीं, आप तारीफ कर रहे थे, मैं जरा गलत समझा। अध्यक्ष महोदय, इस 2 दिन की चर्चा में एक काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे मित्र और हमारे सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जो वनवास है वो समाप्त हो गया है। अब अगर नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हंसने की बात नहीं है, वो हमारे साथी हैं, वो स्वतंत्रता के सेनानी थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे। उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना कि संसद में बोल नहीं सकते और अगर बोलेंगे तो आप उठ के चले जाएंगे, ये कौन सी नई अस्पृश्यता है? ये व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मगर मैं जॉर्ज को बधाई देना चाहता हूं, वो डटे रहे हिम्मत के साथ।